हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी का यह पहला अध्याय है जिसमें हम भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय देखेंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं बिना किसी देरी के। मानव जाति का इतिहास सुदीर्घ रहा है, क्योंकि जैसे अपने को पता है हजारों वर्षों से मानव है धीरे धीरे वानर से इवोल्व होते होते विकास होते होते मनुष्य आज सर्वाधिक विकसित प्राणी बन चुका है। चूँकि बोली सिर्फ मनुष्य को आती है तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संप्रेषण की। संप्रेषण मतलब बातचीत करना। बातचीत करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। चूँकि हम जानते हैं मनुष्य समाज की इकाई है। इकाई का मतलब एक 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 मनुष्य मिलकर के समाज का निर्माण करता है। अब समाज का निर्माण करता है तो समाज आपस में बातचीत कैसे करेगा, तो उसके लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। मनुष्य अपनी विचारों, भावनाओं, संदेश, सूचना आदि की अभिव्यक्ति करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा सांकेतिक रूप में भी हो सकती है, ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों के रूप में भी हो सकती है। जैसे दुर्भाग्य से किसी को बोली नहीं आती है तो वह संकेतों का प्रयोग करेगा, हाथों से, और भी कई तरीके से, आँखों से करेगा, होठों से करेगा, चेहरे के माध्यम से विभिन्न एक्सप्रेशंस बनाएगा। ध्वनियों का इस्तेमाल, शब्दों का, जैसे छोटा बच्चा होता है तो कुछ शब्दों का प्रयोग कर पाता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वाक्य बनाने लगता है। ठीक है दोस्तों। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार दूसरे व्यक्ति के सामने पहुंचाते हैं। दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। यह भाषा ही है। भाषा एक तरीके से साधन अपने लिए, जिसके माध्यम से हम इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान, महान परंपराओं को जान पाते हैं। जैसे इतिहास की जितनी भी जानकारी है अपनी, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में जो आंदोलन हुए, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तो ये जो सारा संचित ज्ञान है वो भाषा के माध्यम से लिपि को प्रयोग करते हुए लिखा गया और उसके बारे में आज हम जान पा रहे हैं। संचित ज्ञान, विज्ञान वही है जो भी अपनी चिकित्सा पद्धतियाँ थी, अपनी संस्कृति थी, उन सब के बारे में हम जान पाए। उसका कारण क्या है? अपने पास भाषा थी और लिपि थी जिसके माध्यम से लिख दिया। देखो, भाषा पहले बनती है, लिपि बाद में बनती है। लिपि का मुख्य प्रयोग लिखने में होता है। ठीक है, जैसे हम कोई वाक्य बोले, वह जाता है, तो यह हम बोल रहे हैं, लेकिन इसको पन्ने पर कैसे उतारेंगे, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लिपि को। ठीक है दोस्तों। अब संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं। संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी, अनेक भाषाएं हैं। चूँकि अनेक अन्य जो देश है वहाँ पर समान संस्कृति है, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ पर बहुत अधिक विविधता है। यहाँ अनेक बोलियां एवं भाषाएं हैं, और जितनी भी अधिकतर भाषाएं, सभी ने जो अधिकतर भाषाएं हैं उनकी जननी संस्कृत रही है। अपने हमारे बोलते हुए कि संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी है, मतलब इससे भाषाएं निकली है। संस्कृत एक सूत्र भाषा है। सूत्र मतलब कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक बात कही जाती है, उसमें एक जगह समेटा जाता है, फिर जब उसको खोला जाता है तो अर्थ बहुत सारा निकलता है। जैसे हिंदी है, वो संस्कृत से बनी है। वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रीय भाषा नहीं है दोस्तों, राजभाषा है। हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। मतलब जो भी कागजात के कार्य है वो हिंदी में किए जाते हैं। हालांकि अंग्रेजी भी है, हमारी राजभाषा हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। ये खैर आपके हिस्ट्री में चलेगा, आज़ादी के बाद में जो इतिहास है उसमें चलेगा आपके, कि 1965 के बाद में
स्थायी रूप से मतलब अनंत काल के लिए इंग्लिश को भी लागू कर दिया कि इंग्लिश भी राजभाषा रहेगी। आगे चलते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मौखिक में तो हम आपस में बातचीत करते हैं, लिखित भाषा मतलब जिसमें लिखते हैं, और इसके लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। भाषा हमारे भौतिक जीवन में मनुष्य के व्यवहार चिंतन में काम आती है। यह हमेशा एक सी नहीं रहती है भाषा। अब इसका तात्पर्य समझते हैं। मतलब भाषा दूसरी बोलियों भाषाओं के संपर्क में आती है तो शब्दों का आदान प्रदान होता है। जैसे अपनी हिंदी है, इसमें बहुत सारे शब्द इंग्लिश के, जर्मन के, फ्रेंच के, चीन के ये शब्द आए हुए हैं। और साथ ही साथ जो देश में जो विभिन्न भाषाएं हैं उन वो भी उसके शब्द भी जुड़ते रहते हैं। जैसे रिक्शा है, ये जापानी शब्द है। टेबल है, टीचर है, यूनिवर्सिटी या इंग्लिश के शब्द है, लेकिन हिंदी में जुड़ते जा रहे हैं। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से उत्पन्न होता है। रागात्मक मतलब प्रेम। हम जीवन में आपस में जो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, किसी के प्रति प्रेम भाव का इजहार करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? भाषा का ही तो प्रयोग करते हैं। एक सभ्य समाज है, उसका आधार विकसित भाषा को ही माना जाता है। फिर आगे है, हिंदी खड़ी बोली ने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत व अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के भंडार के मिश्रण से किया। खड़ी बोली मतलब जो आज अपनी हिंदी चलती है ना, उसको खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब धीरे धीरे समाहित हो रहे हैं, लोग अपनी सहूलियत के अनुसार प्रयोग कर रहे हैं। भाषा स्थायी नहीं होती। इसका तात्पर्य ये है कि भाषा में नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं, नए नए लोग आते रहते हैं, लोग ट्रेवल करते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, तो इस प्रकार से आदान प्रदान होता रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये प्राचीन भाषाएं हैं दोस्तों। जो ये पाली भाषा है ना, ये वही भाषा है जिसमें बुद्ध ने अपने संदेश दिए थे। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये प्राचीन रूप थे। ये धीरे धीरे भाषाएं अब तब्दील हो चुकी है। ये राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी ये आज की नवीन भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये आज की नवीन भाषाएं हैं। फिर आगे चलते हैं। ये हो गया सिंपल इंट्रोडक्शन। अब आगे है भाषा के भेद। भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लिखित भाषा में जैसे पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार आदि लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं और विचारों का संग्रह भी होता है इसके माध्यम से। हमारा जो जनजीवन है उसमें मौखिक भाषा का हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए अपने को कोई ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं, छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो सीखता जाता है। ठीक है दोस्तों, परिवार, समाज, विद्यालय इनसे सीखता जाता है, अध्यापकों से। जबकि लिखित भाषा, इसके लिए विशेष प्रयास किया जाता है, इसको सीखना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए लिपि की आवश्यकता होती है, स्वतंत्र लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, भाषा और बोली। बोली स्थानीय जगह पर बोली जाती है, किसी क्षेत्र विशेष पर। इसी कारण से उपभाषा भी कहते हैं, मतलब भाषा से छोटी है ये। जैसे एक अपनी कहावत भी है, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी। मतलब कोस एक ये मापने की इकाई है कि कोस पर पानी बदल जाता है और 5 कोस पर वाणी, मतलब थोड़ी थोड़ी भाषा में बदलाव आने लग जाता है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। फिर हम आगे चलते हैं। यह जो
बोली है, ये भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल का रूप है। ठीक है, इसमें कोई साहित्य रचना नहीं होती, इसका कोई व्याकरण नहीं होता, शब्दकोश भी नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ अब हम चलते हैं भाषा पर, इसका व्याकरण होता है, इसका शब्दकोश भी होता है दोस्तों, इसमें साहित्य भी होता है, ये विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, और जो बोली है ना वही धीरे धीरे भाषा में तब्दील होती है, एक लंबा टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिंदी मात्र केवल एक मानक भाषा ही नहीं है, समझ रहे हो दोस्तों। जैसे तो दोस्तों हम हिंदी की बोलियों की बात कर रहे थे। हिंदी केवल खड़ी बोली जो कि मानक भाषा है, इसका एक विकसित रूप नहीं है, इसमें अनेक अन्य बोलियां भी हैं। ये बोलियां खड़ी बोली में ही शामिल है। ठीक है, यहाँ खड़ी बोली, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खड़ी बोली, इसके लग तो रहा है बोली कि ये खड़ी बोली है, लेकिन है ये वास्तव में भाषा। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्व का तात्पर्य आप भारत का नक्शा याद कीजिए आप। ठीक है, भारत के नक्शे में पूर्व इधर है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इस क्षेत्र में जो बोलियां हैं वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी जो अवध का क्षेत्र है यूपी में, बघेली ये छत्तीसगढ़ में है। जैसे आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, तो वो बघेली एक जाति है, उस एक क्षेत्र विशेष में बघेली जाती है, तो उस एरिया में जो बोली जाती है वो पूर्वी हिंदी है, छत्तीसगढ़ी। फिर हम पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं, मतलब जो भारत के पश्चिम में है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में ये ब्रज है, ब्रज ये वही है जो सूरदास जी ने अपने काव्य की रचना की थी। बांगरू हरियाणवी है, बुंदेली है, बुंदेली ये वही क्षेत्र है, आपने सुना होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की वे पंक्तियाँ कि वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये क्षेत्र एमपी वाला है। कन्नौजी ये भी हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। कन्नौज ये वही क्षेत्र है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने राज किया था। ठीक है दोस्तों, फिर बिहार की प्रमुख बोलियाँ, इसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी है, राजस्थान की है मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती बोलियाँ। मेवाड़ी जो मेवाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ के राजा तो थे महाराणा प्रताप, तो उस क्षेत्र में तो वो जो ज़िले हैं ना, वो ज़िले हैं उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़। ठीक है, मारवाड़ी जो मारवाड़ के क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली। मेवाती ये थोड़ा हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है, इधर अलवर की तरफ। हाड़ौती क्षेत्र ये हाड़ौती पठार वाला, कोटा, बूंदी, बारा। ठीक है दोस्तों, कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी, बागड़ी को भी राजस्थान की अलग बोलियां मानी जाती है। ढूंढाड़ी ये जयपुर वाला क्षेत्र। फिर पांचवी आती है पहाड़ी, ये भी एक हिंदी की बोली है, इसमें आती है गढ़वाली, कुमाऊं, मंडियाली बोलियां आती है। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनाया गया था हिंदी को, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं, हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का एक शास्त्र है। ठीक है, हिंदी में विभिन्न वर्ण, ध्वनियाँ, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि आते हैं, इनकी चर्चा हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। इन सबको मिला करके हिंदी व्याकरण बोला जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं नागरी लिपि का परिचय वर्तनी। नागरी लिपि मतलब देवनागरी लिपि, जिस लिपि का प्रयोग हिंदी भाषा को लिखने में किया जाता है। तो यहाँ समझते हैं दोस्तों,
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी तकनीकी समस्या आ गई थी। हम लिपि की बात कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लिपि की बात कर रहे थे। तो दोस्तों हम लिपि की बात कर रहे थे। थोड़ी समस्या आ गई थी दोस्तों, सॉरी, थोड़ी टेक्निकल समस्या आ गई थी। लिपि वो होती है जिसका प्रयोग मौखिक ध्वनियों को लिखने में किया जाता है। जैसे हम जो बातें कर रहे हैं उनको पन्ने पर कैसे लिखेंगे, सिंपल सा मीनिंग ये है लिपि का। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इन जो भाषाओं की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार अन्य भाषाओं की यदि हम बात करें, जैसे अंग्रेजी है तो इसकी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी और उर्दू की लिपि फारसी है। भारत सरकार के दिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, जो भाषा की जानकार पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं एवं मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी को देवनागरी का एक मानक स्वरूप माना है एवं इसको मान्यता दे दी है। अब लिपि है, लिपि में क्या क्या स्वर है, क्या क्या व्यंजन है, उनकी बात कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों, ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अब आगे चलते हैं। इनकी मात्रा रूप ये है, एक कोई मात्रा नहीं होती, बाकियों की ये मात्राएं होती है। अनुस्वार ये है, अनुस्वार जो ऊपर लगता है ना, किसी वर्ण के ऊपर लगता है ना, ये होता है न, और ये भी न होता है। इनको थोड़ा बोलने का अंतर है। जैसे अंश, अंदेशा, संपदा। अब है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जिसको नाक से बोला जाता है और शब्द के ऊपर लगता है, जैसे हंसना, धुआं, चांद। जबकि अनुस्वार में आधा न बोलता है। हम यहाँ अनुस्वार पढ़े थे, अनुस्वार में आधा न बोलता है, अंश आधा न बोल रहे, अंदेशा, गंगा। ठीक है, तो उसमें तो अनुस्वार में तो आधा न बोलता है, अनुनासिक में हल्का सा न बोलता है बस, और वो नाक से नहीं बोलता है, जैसे हंसना। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, ये है हंस और ये है हंस। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये है अनुस्वार, ऊपर लग रहा है, तो इसमें आधा न बोलेगा, हंस। और ये क्या है, ये है अनुनासिका, चंद्र बिंदु, इसमें हल्का सा न बोलता है, हंस। दोनों में अंतर देख लीजिएगा आप। ये है हंस और ये है हंस, मतलब हंसना, लाफिंग, और ये हंस है। आगे चलते हैं दोस्तों। विसर्ग। विसर्ग का बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी हिंदी में थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि संस्कृत से तो हिंदी बनी है अपनी। अदय पतन, दुख मनस्थिति। फिर चलते हैं व्यंजन की तरफ। ये सारे व्यंजन है, पढ़ लीजिएगा आप। फिर अपने को बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, इतना लंबा वीडियो करना नहीं है। फिर अपने को संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों से बने हैं। ये अक्से है, ये कै और श से बना है। ये त्र है, ये तय और रे से बना है। ये ग है, ये ज और य से बना है। ये स्र है, ये स और रे से बना है। फिर हल, हलंत होता है ना, ये हल है, जैसे प्रहलाद, पट्टा, अपरा। फिर गरीत, इसमें आ की ध्वनि आती है, जैसे हॉस्पिटल। समझ रहे हो दोस्तों, ये गरीत है, इसको नुक्ता भी बोलते हैं। गरीत जो नीचे थोड़ा हलंत लगता है ना, हलंत नहीं है, ये जो बिंदु लगता है, इसको नुक्ता भी बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा इसलिए है। जैसे ये आ गया, देखिए दोस्तों, ये आ गई डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, ये वही है नुक्ता वाले, गरीब, गज़ल, ये फारसी से लिए गए।
याद रखने योग्य बातें हैं। ये वही बातें हैं, वापस इनको रिपीट कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी है। कि भाषा के माध्यम से हम बातचीत करते हैं। लिखित और मौखिक दो रूप होते हैं। जिन लेखन चिन्हों को उपयोग करते हैं उनको लिपि बोलते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली होती है जिसे उपभाषा भी कहते हैं। हिंदी की 8 से 22 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। उपभाषाएं हमने पढ़ी लिखी पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। ये व्याकरण की डेफिनेशन है कि शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा की लिपि देवनागरी है। फिर आगे चलते दोस्तों, ये अभ्यास प्रश्न है। ये पूरा हो गया है जो हमने पढ़ा है, उसी में से ये अभ्यास प्रश्न। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब, क्योंकि कोई मतलब नहीं है वीडियो लंबा बनाने का, क्योंकि वही चीज़ें हैं, रिपीट तो हो गई है। अब मैं चाहूँगा कि आप अपने से इनको सॉल्व करें। फिर भी ये अब ऐसा दोबारा देख लेते हैं। राजस्थान की बोली नहीं है तो इसमें है अवधी। ये यूपी की, अवध के क्षेत्र की है। बोली जाए सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या बोलते हैं, ये हम पढ़ाई था हमने। उपभाषा है। देवनागरी लिपि नहीं है, किसकी नहीं है, तो ये पंजाबी की नहीं, इसकी है गुरुमुखी। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है, इसमें देख लीजिएगा दोस्तों, पश्चिमी हिंदी। और ये बाकी आगे है, नीचे पूरा आ गया है, सोल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये पहला चैप्टर था अपना, बेसिक इंट्रोडक्शन था।